आप सभी को नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर 1/3 आपका 11 है, तो आपको बताना है कि a स्क्वायर माइनस 331a क्या होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की पावर 1/3 अगर 11 है तो a क्या होगा, 11 का क्यूब होगा। 11 का क्यूब क्या होता है आपका 1331 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको 1331 देखूँ। फिर आप यहाँ क्या करोगे, a कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा a माइनस 331, a आपका हो गया 1331 और यहाँ पर आपका आ गया 1331 माइनस 331 दैट इज़ 1000। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1331 के आगे 123000। सो 1331 के आगे 000 दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ईजी है बट थोड़ा सा इसको ये आइडेंटिफाई करना था कि बस a निकाल के आप a कॉमन ले लो बस। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3 × 1 + x + y + z है। पी क्यू आर सब आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड के टर्म में। तो बताना क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो एक तरीका तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आपने ये टर्म देखा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr, ये देख के आपको कुछ ना कुछ समझ में ऐसे ही आ रहा होगा कि इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो कुछ ऐसा बनता है p + q + r। ठीक है, p + q + r। और मैं ये वाला फॉर्मेट लिखूंगा और बताऊंगा क्यों लिखूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इनटू यहाँ पर आपका बनता है a - b का होल स्क्वायर, राइट। अगर आपको ध्यान आ रहा हो उस फॉर्मेट में तो मैं कहूँगा p - q का होल स्क्वायर प्लस q - r का होल स्क्वायर प्लस r - p का होल स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है। अब आप कहोगे अगर है हाफ इंटू p + q + r तो ये ऐसे ही रहने दो, p + q + r। ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो भी टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। अगर आप p + q + r निकालते हो लेट से, तो आपका क्या होगा, देखो ध्यान से y z x y दो बार आ गया x y z और एक बार माइनस भी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका x + y + z। फिर मैं कहूँगा ज़रा p - q निकाल दो। अगर आप p - q निकालते हो, p - q में देखिए क्या होगा, आपका z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से z कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y - x है, यहाँ x - y है, तो ये कहलाएगा ट्वाइस ऑफ y - x। तो q - r क्या होगा, q - r जब आप करोगे तो आप देखोगे कि x कैंसिल हो गया और यहाँ z - y है, यहाँ y - z है। तो z - y और y - z अगर है हमारा और मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये ट्वाइस ऑफ z - y आ गया। ऐसे ही आपका r - p अगर आप करते हो तो y x हो गया, z y हो गया। तो अब बचा क्या है आपका, मतलब x y हो गया, y z हो गया, अब z x बचा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x - z। ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे ऐसे जाके अंदर, तो मैं कहूँगा 2 2 2 करके है, तो 2 से सबसे 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर निकाल लो। अंदर अल्टीमेटली आपका बचेगा x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर। क्योंकि आप y - x लिखो या x - y लिखो, स्क्वायर करते समय सब कुछ बराबर हो जाता है। z - x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको अंदर मिल गई। बाहर जो आपकी वैल्यू है जरा इसको ध्यान से देखना क्या है, p + q + r, ये क्या है, ये आपका x + y + z है। अब जरा ये जो 4 है ना, इसको आप जरा बाहर निकाल के रख दो, यहाँ लिख लो और ये 1/2 ऐसे ही रहने दो। आपको ये वैल्यू देख के कुछ याद आएगा कि ये जो वैल्यू लिखी है ये क्या है आपका, ये है 4 × ये आपका है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। तो ये जो पूरा टर्म आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू किसके बराबर है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz 3 के बराबर है। तो ये 4 × 3 कितना हो गया आपका 12, यानी ऑप्शन कितना हो गया सी। आप देखिए क्या है कि ये तो एक ट्रेडिशनल प्रोसेस हुआ जो एग्जाम में आपको सही से लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो फॉर्मेट है ये आपको समझ में आए, राइट। ये फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। बट जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे बेहतर तरीका वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से आपको सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, कोई चैलेंज आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक बात आप ज़रा ध्यान से बताओ, यहाँ पर देख के जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि हम यहाँ पर क्या वैल्यू एज्यूम करें, आप कहोगे। तो देखिए मैं जो मानने जा रहा हूँ वो आपको बहुत इत्मीनान से देखना है कि मैं थोड़ी देर के लिए कहने जा रहा हूँ कि मैं x को और y को दोनों को 0 मानने जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या होता है x और y को 0 मानने से। आपने कहा अगर आपने x और y दोनों को 0 मान लिया तो ये सब खत्म हो गया और z³ आपका पहले मिल गया कि 3 के बराबर है पहले एक्सप्रेशन से।
पहला एक्सप्रेशन बोलेगा कि z क्यूब 3 हो गया। x और y को अगर मैंने 0 माना है तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई z, यहाँ से q की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ज़रा ध्यान से देखो, x और y अगर 0 हो गए तो ये भी z आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई आपकी -z, ये हो गया x y को 0 मानने से। आपसे जो निकालना है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3p क्यूब, और ज़रा देखना p क्यूब क्या हो जाएगा आपका z क्यूब, q क्यूब क्या हो जाएगा आपका z क्यूब, r क्यूब क्या हो जाएगा -z क्यूब, और माइनस 3p क्यूब और अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा प्लस 3z क्यूब, राइट, हो गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा सिंपली 4 टाइम्स z क्यूब, 4 टाइम्स z क्यूब, और z क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है 3 है, सो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि ये जो स्किल है ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपको आगे यही लेके जाएगा। ट्रेडिशनली भी पढ़ेंगे चीज़ों को कि कैसे हो रही हैं, फॉर्मूले भी पढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स यू, ये आपको बिल्कुल अलग बना देता है, तो इस पे काम ज़रूर करें। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू 4ab अपॉन a प्लस बी, ए बी के बराबर नहीं है, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ये 2 के बराबर होता है। क्वेश्चन हम लोग थियरी में देख चुके हैं, स्टैंडर्ड केस की तरह सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा, ठीक है, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपको बताना है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो देखिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे यहाँ से इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूँ तो मैं जानता हूँ कि अल्फा और बीटा अगर मैं लिखूँ तो ये आएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आएगा। अब अगर आप इसमें +1 करते हो, मतलब इसमें एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, तो अगर मैं इसको लेट से अल्फ़ा बोलता हूँ कि मेरा ये है -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा अगर मैं ये मान लूँ -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ आप खुद देखो कि अगर +1 करके सिंप्लीफाई भी करोगे ना तो ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म कहीं हिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि अल्फ़ा और बीटा में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अल्फ़ा प्लस वाला ही होता है, बीटा माइनस वाला ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अल्फ़ा बीटा को रिवर्स भी कर सकते हो कि ये बीटा है और ये अल्फ़ा है। तो आप बताओ कि आप जब ये वैल्यू लेके आंसर निकालोगे तो जो कुछ आएगा अगर रिवर्स करके निकालोगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर दूसरा आ जाएगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन पूछा गया है उसकी आप पहली बात तो यूनिक वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, राइट, क्योंकि अल्फ़ा बीटा डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है भाई, मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्योंकि इस केस में अभी तो पहली बार मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो रूट का टर्म है ये हटने वाला नहीं है, रूट का टर्म हटेगा नहीं तो कोई आंसर मैच भी नहीं करेगा। मान लिया कोई आंसर मैच भी कर जाता तो वो यूनिक आंसर नहीं होता, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा चेंज भी हो सकते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछना था मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिस टाइपिंग हुई है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। देखो इसमें क्या फ़ायदा है, आप अल्फ़ा बीटा को एक्सचेंज करके देखो, अल्फ़ा बीटा को अगर आपने एक्सचेंज कर दिया तो भी वही निकालना है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अल्फ़ा और बीटा अलग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बता ही नहीं सकते आपके अल्फ़ा अलग क्या है बीटा अलग क्या है, कोई प्लस वाला माइनस वाला कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 में आप कुछ भी ले लो फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्फ़ा को बीटा कर दो बीटा को अल्फ़ा कर दो, सेम ऑर्डर में आंसर वही रहेगा। यहाँ अगर आप अल्फ़ा बीटा को एक्सचेंज करते तो ये बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 बन जाता, जो कि एक डिफरेंट एक्सप्रेशन था। तो आपको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इसको देखते हैं। इनटू आप प्रोडक्ट ले लो तो आपको मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, साथ ही साथ मिलेगा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये निकालना है मुझे। अल्फ़ा इंटू बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो जाएगा c अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो गया माइनस बी अपॉन ए प्लस 1। आंसर क्या आ गया, a यहाँ आ गया, c माइनस बी प्लस ए अपॉन ए, c माइनस बी प्लस ए अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन, सिंपल वन, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है m प्लस 1 अपॉन एम माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे करके दिया हुआ। तो ये एक्सप्रेशन देखिए कुछ अलग सा लग रहा है नहीं। आप यहाँ पर क्या करो, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, m माइनस 2 और यहाँ भी m माइनस 2 है, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी फिर 2, अगर इधर माइनस किया 2 इधर माइनस करोगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। आपसे एक छोटा सवाल है कि जब भी समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग अगर 2 होता है तो आपको पता लग गया ना कि m माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तभी ऐसा हो सकता है। समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग अगर 2 होता है तो वो समथिंग 1 के बराबर होता है, m माइनस 2 अगर 1 हो गया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया 2, क्या आंसर होगा 2 ही रहेगा, ये कोई चिंता ही नहीं यहाँ पर, तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर x1 x2 x3 का जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम्स इंटू 4 प्लस है तो इसकी वैल्यू बता दो, राइट।
देखिए बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर पहले आपको इसको ऐसा देखना है कि x1 x2 x3 यह आपका 4 टाइम्स 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना आप, कि x1 की जो वैल्यू है ये मैंने लेट से कहा कि एज्यूम कर लो 4 4 4, और यहाँ आपने किया 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे किया। ये वैल्यू किसके बराबर है? 16 के बराबर है। ये वैल्यू इंटू 4 है। यहाँ कितना है? 4 क्यूब। आप खुद बताओ यहाँ भी 4 क्यूब बन गया कि नहीं? 4 क्यूब के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकता हूँ। आपको पता है x1 x2 x3 अगर बराबर कर दिया आपने और वो भी 4 के बराबर कर दिया तो कोई भी एक टर्म ले लो उसका 3 गुना आंसर हो जाएगा, मतलब 1/2 प्लस x1। ये सारे टर्म बराबर हो गए ना। 3 टाइम्स दिस, x1 की वैल्यू आप रख दो 4, तो 3 इंटू 1/6 आ गया, जो कि आपका हो गया 1/2। दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर x माइनस वाई x प्लस वाई अपॉन 7 के बराबर है और यही वैल्यू एक्स वाई अपॉन 4 के बराबर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है एक्स वाई की क्या होगी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको इसमें, कि आप कहोगे x माइनस वाई 7 टाइम्स, अगर मैं पहली दो इक्वेशन को इक्वेट करें तो क्या होगा? x प्लस वाई के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना है? 7 के बराबर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x अपॉन वाई अगर मैं कहूँ तो 8/6 के बराबर हो जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया यहाँ से, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये x बाई वाई देगा, ये आपका 7 + 1 अपॉन 7 - 1 बन जाएगा। तो x अपॉन वाई का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 4/3 आ गया। ठीक है, ये 4/3 आ गया। अब जरा एक बात मुझे आप और बताओ कि अगर ये 4/3 रेशियो आया, अब मुझे टास्क है कि मेरा किसी तरह से भी मैं x और y का प्रोडक्ट निकालूँ, ये मेरा टास्क है। तो अगर ये वैल्यू 4/3 आई है, अब जरा आप एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर जो x माइनस वाई लिखा है, अगर मैं इसको 4k और 3k बोल दूँ तो क्या ये k के बराबर हो जाएगा? क्या ये k के बराबर हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 4k इंटू 3k, आप कहोगे ये हो गया आपका 12k स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। k की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आप बताओ ज़रा मुझे, एक्स वाई अपॉन 4 अगर k के बराबर है, जो कि आपका 1/3 है, तो x इंटू वाई कितना हो गया? 4/3 हो गया। 4/3 हो गया कि नहीं हो गया? x और y का रेशियो आपको पता है कि ये 4/3 है। मैंने कहा x और y का रेशियो अगर 4/3 है तो मैं ये निकाल सकता हूँ ना कि x माइनस वाई जो होगा 4k माइनस 3k k के बराबर होगा, और वही आपका x इंटू वाई बाई 4 है, जो कि 12k स्क्वायर बाई 4 बना। तो वहाँ से k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? सिंपल है ना, k की वैल्यू आपकी निकल के वहाँ पर सिंपल आ गई कि वो 1/3 है, 1/3 है। और वो वैल्यू अगर आपकी निकल के आ गई तो आपको निकालना था कि एक्स वाई बाई 4 अगर k है तो k की वैल्यू 1/3 रख दो, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4/3, विच इज ऑप्शन है। सिंपल है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी है। x की वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, देखिए इसमें कई चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि जब भी मैं अगर कोई इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि √2 √3 अगर मेरे पास है और मैं लेट से कुछ स्क्वायर करता हूँ, तो 2 और 3 लेट से कन्वर्ट हो गए इंटीजर में, प्लस √3 और √2 का प्रोडक्ट जो होगा वो रहेगा √6। ठीक है, मतलब √2 √3 अगर गायब हो गए ना तो आपको √6 मिलेगा फॉर श्योर। इनका कम्बिनेशन से मुझे √6 मिलना ही मिलना है जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो। और √6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डी, वही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि √6 और किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज फिर भी इस तरीके में कई लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लगता है कि है, क्योंकि ये मोरली हम इस पे बेस्ड है ना कि हम इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि √6 होगा ही होगा। देखो कोई इंटीजर ऑप्शन होता तो शायद आप थोड़ा डरते। क्यों डरते? क्योंकि आप सोचते कि कुछ हो सकता है √6 सारे कैंसिल हो जाएं और कुछ इंटीजर मिल जाए, राइट, आप तब डरते। लेकिन यहाँ वैल्यू या तो √2 है या √3 है या √5 है। √5 कहाँ से आ जाएगा? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो √5 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो और जब आप पहला स्क्वायर करोगे, आप खुद देखो कि जैसे ही आप x - 1 का स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा √2 + √3 का होल स्क्वायर। आप खुद बताओ, यहाँ से ना √2 बचेगा ना √3 बचेगा, केवल √6 बचेगा और वो √6 रहेगा।
तो आंसर अल्टीमेटली तो √6 के टर्म में आने वाला है। लगाना कैसे मैं बताता हूँ आपको। x-1 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा x² - 2x + 1, यहाँ से आपको मिलेगा 2 + 3 + 2 √6। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका x² - 2x - 4 = 2 √6। देन व्हाट, अब देखो क्या है, फिर से परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो देखो आप क्या मिलेगा आपको। मैंने क्या किया, आप ध्यान से समझो। मैंने x-1 का होल स्क्वायर कर दिया तो ये मिला मुझे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 3 और 2 5 को इधर ले आया तो -4 बना, फिर से स्क्वायर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो आपने कहा इसका स्क्वायर करोगे आप तो आपको मिलेगा x⁴ मिला कि नहीं, x⁴, यस। साथ ही साथ इसका स्क्वायर आपको मिल जाएगा, वो आपको क्या दे देगा, ये वैल्यू आपको दे देगा 4x², ये भी मिल गया, राइट। फिर आप कहोगे ये इसका स्क्वायर होगा तो एक 16 मिलेगा, माइनस एक्चुअली में प्लस जाएगा 2ab, बट वो प्लस इस माइनस से माइनस हो गया, -4x³ मिला। इन दोनों को मिलाओगे 16x मिला, इन दोनों को मिलाओगे तो -8x² मिला। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई आपकी, ये वैल्यू किसके, मुझे x निकालना है और x एक्चुअली दिया हुआ है और मुझे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू उन्होंने पूछी क्या होगी। तो देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 24 आ गई, 24 यहाँ पर आती हुई मुझे दिखी। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x⁴ तो है ही है, x³ में देखना क्या मिल रहा है आपको, -4x³ मिल रहा है। x² में क्या मिल रहा है आपको, -4x² मिल रहा है। x में क्या मिल रहा है आपको, +16x मिल रहा है। साथ ही साथ आपको मिल रहा है माइनस, ये 16 है, ये 24 है, इधर लाओगे तो आपका ये -8 हो जाएगा। तो आपको मिला -8 और ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो गई। पर क्या यही निकालना था, नहीं, आपको जो निकालना है वो तो डबल है इसका। 2x⁴ है तो मैं इसको डबल कर दूंगा पहले, 2x⁴ हो गया, -8x³ हो गया, -8x² हो गया, माइनस यहाँ प्लस हो गया 32x हो गया, -16 हो गया =0, डबल कर दिया। अब देखो इसमें क्या क्या कम है, वो कम है वो मैं लिखता हूँ। आपको यहाँ केवल -5x² चाहिए, तो आपने कहा ठीक है इसको -5 कर देते हैं, राइट, और जो -3x² है इसको अलग कर लेते हैं। फिर आपने कहा यहाँ आपको 32x चाहिए खाली, तो आपने कहा ठीक है 26 यहाँ लिख दो और 6 अलग कर लेते हैं। फिर आपने कहा यहाँ -28 चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ -28 कर दो और यहाँ +12 कर लेते हैं, तो मिल के तो वही हो गया ना, ठीक। तो ये जो वैल्यू है कंबाइंड दिस प्लस दिस इस 0 के बराबर है, क्योंकि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नहीं चेंज किया मैंने, ठीक है। अब अगर इस पूरे को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा 0, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी +3x² और ये दोनों माइनस के साथ आ जाएंगे, ठीक। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू आपकी लिखी हुई, जरा इसको बहुत इत्मीनान से आप ध्यान से देखो और कोशिश करते हैं इसको देखने की क्या है। ये है आपका x² - 2x - 4 = 2 √6। अब यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, x² - 2x - 4, तो 3 × 2 √6 बन गया, क्योंकि आपका क्या हो गया 6 √6, राइट। तो आंसर तो आएगा लेकिन इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, कि आपका 6 √6। तो बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सही से देख लें ताकि आपसे गलतियाँ एग्जाम में ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है x + y + z अगर 0 है तो बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ओके। डेफिनेटली x + y + z का होल स्क्वायर होना चाहिए इस ऑप्शन में। तो देखो x + y + z अगर मेरा 0 है तो कैसे मैं निकालूंगा, आपको कि x + y + अगर 0 है तो x आपका क्या हो गया, -y + z हो गया, -y - z। या फिर आप ऐसे कर दो कि इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से मैं देखूं तो पहला वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा x³ / xyz, दूसरा वाला हो जाएगा y³ / xyz, तीसरा वाला हो जाएगा z³ / xyz होगा। और जैसे आपने किया, आपने कहा xyz कॉमन हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा x³ + y³ + z³ और x³ + y³ + z³ क्या है आपका, ये आपका 3xyz के बराबर होता है अगर x + y + z 0 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आ गया आपका 3, आंसर क्या हो गया डी, क्लियर। आप कोई वैल्यू रख के भी चेक कर सकते थे, आप कहते मैं रखूँगा 1 1 -1, रख सकते हो, नहीं 1 1 -2 लेना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको कोई वैल्यू भी रखनी है यहाँ पर तो आप आसानी से 1 1 -2 रख सकते हैं और चेक कर लेते कि 1/-2 बन जाता
यहाँ पर आपका बनता 1/-2 बन जाता, ये वैल्यू आपकी z² है तो ये 4/1 बन जाती, तो ये हो जाती 4 - 1 = 3। यहाँ से भी आंसर आपका आ जाता। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं x² - x + 1 = 0, तो बताना है किस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। अब बताओ मुझे, अगर कोई इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा, आप बहुत ध्यान से देखना, x² - x + 1 है, तो कह रहा है किस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। आप कहोगे यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 होगा, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दें, क्या होगा, क्या ये 1 होगा, यस, -b/a c/a। फिर आपसे कहूँगा कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। सारी वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 1 क्यूब -3 इंटू 1 इंटू 1, ये वैल्यू हो गई -2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा सर, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो नई इक्वेशन बना रहा हूँ उसका क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, वो 1 ही रहेगा। तो आप कहोगे नई जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो ये बन गया x² + 2x + 1 = 0। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जरा देखिए, एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इस इक्वेशन को हम कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे? पहली बात तो ये कि जैसे ही आपको कोई इक्वेशन दिखाई देगा और आप कहोगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 1 है, तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब भी अगर आप कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 ही रहेगा, ये तो नहीं बदलने वाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 1 है तो अब हमें देखना है कि भाई कौन कौन सी इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 1 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो प्लस का साइन है इसको बहुत ध्यान से आप देखो। ठीक है, कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 1 आ रहा है कि नहीं, यस, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी आपका 1 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, राइट। तो इससे भी आप हिंट लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। अब जो जरा इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को। अब यहाँ लेकिन सम ऑफ रूट्स के बिना आप आंसर नहीं लगा सकते हो, पहली बात। दूसरा देखिए, एक चीज़ और होता है कि कई बार एग्जामिनर आपके साथ धोखा कर सकता है। जब 0 लगा होता है ना, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अंतर होता है। ये आपको बहुत इत्मीनान और ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपकी वैल्यू दी x² - 2x - 1 = 0, तो इवन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -(x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, ऐसा भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता था माइनस से मल्टीप्लाई करके, पर तब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट का साइन क्या होता, वो नहीं रहता, क्योंकि आप c/, नहीं लिखते हो। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे लिखते था और आप जल्दबाजी में आपको लगता है कि यहाँ भी +1 है प्रोडक्ट ऑफ रूट, नहीं, तब आप गलत हो जाओगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो एटलीस्ट मुझे दिख जाएगा कि पहला और चौथे में से ही कुछ करेक्ट है। फिर आपको फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो सम ऑफ रूट्स आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ लेसन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।